Hello everyone, I am Dr. Pawan Kumar Jha from सीमेज ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। बच्चे आज जो हम क्वेश्चन एक सेलेक्ट किए हैं बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये बेसिकली फिनेंशियल स्टेटमेंट विथ एडजस्टमेंट से रिलेटेड है, जिसमें कुछ 5-6 एडजस्टमेंट है, उसी पर हम लोग आज के सेशन में डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ ये पहले तो इसके लिए एक सलाह हम देंगे, एडवाइस मेरा रहेगा बच्चों के लिए कि आप जब भी एडजस्टमेंट का क्वेश्चन बनाओ तो उससे पहले पूरा का पूरा जो भी आपका विदाउट एडजस्टमेंट है वो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होनी चाहिए कि कौन आइटम को कहां शो करते हैं, मतलब एक्सपेंसेस है, इनकम है, एसेट्स है, लायबिलिटी है, इन सारे आइटमों को हम लोग मतलब ट्रेडिंग अकाउंट में कौन सा आइटम जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कौन सा आइटम जाएगा, एसेट्स में कौन जाएगा, लायबिलिटी में कौन सा जाएगा, इसकी जानकारी आपको पहले से होनी चाहिए। और जिन बच्चों को इसकी जानकारी पहले से होगी निश्चित रूप से वो बच्चे ही एडजस्टमेंट के टॉपिक को भली भांति या अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर कुछ 5-6 एडजस्टमेंट है। जैसे क्वेश्चन से हम लोग देखेंगे यहां पर कि क्वेश्चन यहां पर दिया हुआ है कि मिस्टर गोपाल रेड्डी है जिसका 31 मार्च 2015 का मतलब ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है। ट्रायल बैलेंस का मतलब थोड़ा एक इसमें डिस्कशन करना चाहेंगे कि ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट नॉट एन अकाउंट। ट्रायल बैलेंस बेसिकली एक एडजस्टमेंट का स्टेटमेंट का पार्ट है, ये अकाउंट का पार्ट नहीं है। और ये भी जस्ट फिनेंशियल स्टेटमेंट की तरह ही इसको भी प्रिपेयर किया जाता है, यानी फिनेंशियल स्टेटमेंट भी हम लोग क्लोजिंग डेट में प्रिपेयर करते हैं, तो ट्रायल बैलेंस में भी हम उसको ट्रायल बैलेंस को भी क्लोजिंग डेट में ही प्रिपेयर करते हैं और दोनों स्टेटमेंट ही है। यहां पर समझने की बात यह है कि ट्रायल बैलेंस अगर पहले से प्रिपेयर नहीं किया हुआ है तो बच्चे याद रखना कि सबसे पहले आपको ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि ट्रायल बैलेंस का डेबिट और क्रेडिट बैलेंस जैसे यहां पर देख रहे हैं, यहां पर एक डेबिट है, दूसरा क्या है, क्रेडिट है। तो ये डेबिट का टोटल और टोटल क्रेडिट का ये इक्वल होनी चाहिए। अगर ये अनइक्वल होगा तो कभी भी आपका फिनेंशियल स्टेटमेंट मतलब बैलेंस शीट मैच नहीं करेगा। इसीलिए आप इसको इंश्योर करेंगे कि जब भी क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन में यह देखना जरूरी है कि क्या उसका ट्रायल बैलेंस बना हुआ है कि मुझे बनाना पड़ेगा। अगर बना हुआ नहीं है तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ टू प्रिपेयर द ट्रायल बैलेंस। सबसे पहले आपको ट्रायल बैलेंस बनाना है, उसके बाद आपको फाइनल अकाउंट बनाना है। तो यहां ट्रायल बैलेंस जैसे हम देख पा रहे हैं कि ट्रायल बैलेंस का यहां पर भी टोटल किया हुआ है, यहां पर भी टोटल किया हुआ है, यानी दोनों मैच है, तो इसलिए ट्रायल बैलेंस बनाने की आवश्यकता नहीं है। तो एक बार क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। कह रहा है कि द फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ मिस्टर गोपाल रेड्डी एज ऑन 31 मार्च 2015, यानी 31 मार्च 2015 का जो है जो मिस्टर गोपाल रेड्डी है उसका ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है और उसी के बेसिस पर आपको क्या बनाना है, तो ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाना है। तो सबसे पहले जो भी यहां पर आइटम आप देख सकते हैं कि यहां से लेकर के और यहां तक ये आपका क्वेश्चन का पार्ट है। ये क्या कर रहा है कि ये आपको इसमें इनकम है, एक्सपेंसेस है, एसेट्स है, लायबिलिटी है, लॉसेस है, कैपिटल है, एक्सेट्रा, ये सारी आइटमों को आपको सबसे पहले ये जज करना चाहिए कि किस आइटम पर एडजस्टमेंट है कि किस आइटम पर एडजस्टमेंट नहीं है। यानी जिस आइटम पर एडजस्टमेंट है उसको मुझे इनर कॉलम में रखना है, चाहे इनर कॉलम ट्रेडिंग अकाउंट का हो, चाहे इनर कॉलम पीएल अकाउंट का हो, या चाहे इनर कॉलम बैलेंस शीट का हो। तो ये चीज आपको इंश्योर करना है। तो ये किससे आपको पता चलेगा, तो यहां पर जब आप ये मेक द फॉलोइंग एडजस्टमेंट, ये एडजस्टमेंट को देखते हुए आप जज करोगे कि किस पर एडजस्टमेंट है और किस पर एडजस्टमेंट नहीं है। जिस पर एडजस्टमेंट नहीं रहेगा उसको आउटर साइड, यानी आउटर साइड आपको क्या, फिनेंशियल अकाउंट जब हम लोग फिनेंशियल स्टेटमेंट जब प्रिपेयर करेंगे यानी ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाएंगे तो उस टाइम उसको आउटर साइड में शो कर देना है। लेकिन जिस आइटम पर एडजस्टमेंट हो उसको इनर कॉलम में। तो कुछ मीनिंग भी हम लोग समझेंगे यहां पर, जैसा कि हम लोग पहले भी क्लास किए हुए हैं, एडजस्टमेंट एंट्री समझे हैं, सबका थ्योरी लगभग हम समझाए हैं। आज एक प्रैक्टिकल सेशन हम लोग कर रहे हैं। प्रैक्टिकल सेशन में हम लोग ये देखेंगे कि एडजस्टमेंट को हम कैसे प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से उसको एडलेस करते हैं, या उसको ट्रायल बैलेंस का जो आइटम है उस पर कैसे मतलब किस आइटम पर क्या एडजस्टमेंट का काम करते हैं। तो सबसे पहला यहां पर जो एडजस्टमेंट है वो है क्लोजिंग स्टॉक इज ₹20,000, यानी क्लोजिंग स्टॉक 20,000 है। इसका एडजस्टमेंट हम लोग क्या समझे कि क्लोजिंग स्टॉक गिवन इन एडजस्टमेंट इट मींस इट इज क्रेडिटेड
to the trading account as well as राइट हैंड साइड ऑफ द बैलेंस शीट। यानी इसको दो जगह, चूंकि हम लोग तो पहले भी समझ चुके हैं ना कि एडजस्टमेंट में ये जितना भी आइटम है ये कहीं ना कहीं दो जगह दो मतलब इफेक्ट डालेगा, चाहे वो ट्रेडिंग अकाउंट हो, चाहे वो पीएल अकाउंट हो, चाहे वो बैलेंस शीट हो, जहां भी होगा वो दो इफेक्ट, एक डेबिट का इफेक्ट, दूसरा क्रेडिट का इफेक्ट ये डालेगा। तो क्लोजिंग स्टॉक है तो क्लोजिंग स्टॉक का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम लोग दो तरह से करते हैं। जब एडजस्टमेंट में आता है तो इट इज शोन ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट, दैट इज क्रेडिट साइड। जो यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर क्रेडिट साइड में क्लोजिंग स्टॉक 20,000 शो किया हुआ है, और यही 20,000 जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो उसके एसेट साइड में ये शो करेंगे। दूसरी तरफ जो डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीनरी एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। तो हमको देखना पड़ेगा कि ट्रायल बैलेंस में मशीनरी है कितना, क्योंकि 10% जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमको इसके लिए अमाउंट की जानकारी होनी चाहिए। तो जैसे कि हम यहां पर देख पा रहे हैं कि मशीनरी इज ₹52,000, 52,000 मशीनरी है, तो इसका मतलब 10% डेप्रिसिएशन का तो मीनिंग भी हम लोग क्या समझे कि डेप्रिसिएशन मींस अ ग्रेजुअल रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ड्यू टू वेयर एंड टीयर, यूज, लैप्स ऑफ टाइम, है ना, ये सब इसका कंडीशन था, कॉज था। तो किसी भी फिक्स्ड एसेट्स को यूज करने से जो उसके वैल्यू में कमी होती है, उस कमी को ही हम लोग डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो डेप्रिसिएशन चार्ज्ड ऑन मशीनरी, इट मींस इट इज डिडक्टेड ऑन मशीनरी ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द बैलेंस शीट। क्योंकि हम पहले भी बता चुके हैं कि जब भी जिस आइटम पर एडजस्टमेंट है, ये जानकारी आपको होनी चाहिए कि इस आइटम को कहां दिखाते हैं। तो मशीनरी तो एसेट्स है, तो वो बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाएगा, तो एसेट साइड में जाएगा, 52,000 इनर कॉलम में दिखाएंगे, और इसमें से 10% मतलब 5200 हम क्या करेंगे, डिडक्ट करके और बैलेंस शीट के आउटर कॉलम में शो कर देंगे। और उतना ही 10% हम लोग क्या करेंगे, पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में, जो आप देख पा रहे हैं यहां पर डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, यहां देखिए 5200 दिखाया हुआ, ठीक है। तो इसका इस तरह से एडजस्टमेंट होगा। नेक्स्ट आपका जो एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट नंबर 3 कहता है रिजर्व 5% फॉर बैड एंड डॉटफुल डेट्स। इसके बारे में बताए थे कि डेटर आर आल्सो क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरी, गुड, बैड एंड डॉटफुल। डॉटफुल का तो मतलब ही यही होता है कि वो डेटर जो जिसके ऊपर में मुझे एज ए बिजनेस, अपने आप को बिजनेस एज्यूम की है, मुझे डाउट है कि ये पैसा डेटर दे भी सकता है और पैसा नहीं भी दे सकता है, तो इट इज डिडक्टेड फ्रॉम डेटर ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द बैलेंस शीट। यानी इसका जो एडजस्टमेंट एंट्री पहला होगा वो आपको डेटर में से डिडक्ट करेंगे, और जितना वहां डिडक्ट करेंगे उतना ही हम लोग क्या करेंगे, पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में बैड डेट्स में आप देख पा रहे हैं यहां पर 2200, यहां देखो डेटर कितना है, तो सन्डी डेटर यहां पर दिया हुआ है 44,000। तो 44,000 का जब हम 5% कैलकुलेशन करेंगे तो वो आ जाएगा 2200। तो 2200 को क्या करेंगे, डेटर में से 2200 को डिडक्ट करेंगे, और उतना ही अमाउंट हम पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में, अगर बैड डेट्स दी हुई है ट्रायल बैलेंस में, तो उसमें ऐड कर देंगे। और अगर मैं बैड डेट्स नहीं हुए तो हम डायरेक्ट यहां पर न्यू रिजर्व के रूप में इसको हम शो कर सकते हैं। लेकिन याद रहे कि कहीं ओल्ड रिजर्व तो गिवन नहीं है ट्रायल बैलेंस में। अगर ओल्ड रिजर्व है तो फिर हमको कंपेयर करना पड़ेगा कि ओल्ड रिजर्व ज्यादा है कि न्यू रिजर्व ज्यादा है। अगर न्यू रिजर्व ज्यादा रहेगा तो हम पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में न्यू रिजर्व में से ओल्ड रिजर्व को डिडक्ट करेंगे, और अगर ओल्ड रिजर्व ज्यादा रहेगा तो ओल्ड रिजर्व में से न्यू रिजर्व को डिडक्ट करेंगे पीएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। ये डेबिट क्रेडिट का कॉन्सेप्ट है। न्यू रिजर्व डेबिट बैलेंस होता है, ओल्ड रिजर्व क्रेडिट बैलेंस होता है। तो क्रेडिट बैलेंस ज्यादा होगा तो क्रेडिट साइड में, और अगर डेबिट बैलेंस ज्यादा होगा तो डेबिट साइड में। इस तरह से इसका हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कर सकते हैं, एडजस्टमेंट कर सकते हैं। उसके बाद दी हुई है कि प्रोवाइड डिस्काउंट ऑन डेटर एंड क्रेडिटर। देखिए इसका मतलब ये है कि अब डेटर हो या क्रेडिटर हो, क्रेडिटर को हम लोग क्या कहते हैं, सप्लायर भी कहते हैं। तो अगर हम कभी, जैसे कि आप थ्योरी यहां पर हम दिए हुए हैं, यहां पर आप इसको समझ सकते हैं कि कभी कभी ऐसी देखने को मिलता है कि सप्लायर, जब हम क्रेडिट परचेज करते हैं किसी से गुड्स, तो गुड्स परचेज करेंगे तो हम अपने लिए एक सप्लायर को क्रिएट कर रहे हैं, क्रेडिटर को क्रिएट कर रहे हैं। तो भाई क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स मतलब आज तो हम उधार पर खरीद लिए, कल तो उसको मुझे पेमेंट करना पड़ेगा ना। तो उस टाइम, जिस टाइम हम उसको पेमेंट करेंगे सप्लायर को, उस टाइम हम डिमांड करते हैं कि मुझे कुछ डिस्काउंट अलाउ की जाए, माने क्रेडिटर की तरफ से। तो क्रेडिटर की तरफ से अगर डिस्काउंट अलाउ किया जाएगा, दिया जाएगा, तो वो मेरे लिए क्या हुआ, इनकम हुआ। डिस्काउंट रिसीव में उसको ऐड कर देना है, और उतना ही क्रेडिटर में से क्या कर देना है, डिडक्ट कर देना है। क्योंकि
चूंकि वो अलाउ करेगा, इसका मतलब है उसको पेमेंट अब उतना पैसा नहीं करना है। तो डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर का मतलब हुआ क्रेडिटर में से डिडक्ट करेंगे और उतना ही अमाउंट पीएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में आप देख सकते हैं, क्योंकि क्रेडिटर कितना है सॉरी, क्रेडिटर आपके पास में गिवन है 20,000, तो 20,000 का 2% कितना होगा 400, तो 400 शोन ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसको पीएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम दिखा देंगे 2%। और डेटर का जो डिस्काउंट है बच्चे याद रखना, ये हम पहले भी अभी जस्ट थोड़ी देर पहले आप लोग को समझाए हैं कि डिस्काउंट इज कैलकुलेटेड ऑन डेटर, मींस पहले तो आपको फर्दर बैड डेट्स को डिडक्ट करना है, फिर उसके बाद न्यू रिजर्व को डिडक्ट करना है, उसके बाद आपका जो अमाउंट आएगा उस पर हम लोग डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि डेटर जो यहां पर अमाउंट है वो 44,000 है, तो 44,000 में से तो सबसे पहले आपको कितना था 200 था न्यू रिजर्व का, तो 2200 माइनस कर देना है, तो ये जो आपका आ जाएगा वो आ जाएगा 41,800। अब 41,800 का आप देखो डिस्काउंट कितना परसेंट है 2%, तो 2% है तो कितना हो जाएगा 836 रुपया होगा, 836। आई होप कि वो आपको इसमें होना चाहिए, देखिए यहां पर है ना 836, ये हुआ 836, यानी ये जब भी कैलकुलेट होगा तो डेटर में से पहले न्यू रिजर्व को डिडक्ट करेंगे और जितना आएगा नेट अमाउंट उस पर हम लोग डिस्काउंट क्या करेंगे कैलकुलेट करेंगे, तो किस पर, तो एट द रेट ऑफ 2% ऑन रुपीज 41,800, तो 41,800 का 2% कितना होगा कितना 836 हो जाएगा। तो इट इज डिडक्टेड फ्रॉम सन्डी डेटर एज वेल एज इट इज डेबिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लेकिन पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में हम तभी दिखाएंगे जब हम ये देख लेंगे कि कहीं पहले से डिस्काउंट अलाउ तो क्वेश्चन में नहीं है, ट्रायल बैलेंस में नहीं है, अगर रहेगा तो हम उसमें ऐड करेंगे, नहीं रहेगा तो हम डायरेक्ट शो कर देंगे। जैसे इस क्वेश्चन में पहले से नहीं था डिस्काउंट, तो क्या किए रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर को डायरेक्ट आउटर कॉलम में शो कर दिए। तो इस तरह से इसका एडजस्टमेंट। उसके बाद है रेंट अनपेड, चूंकि पहले भी हम बता चुके हैं बच्चे कि आउटस्टैंडिंग का डिफरेंट नेम होता है, जैसे ड्यू लिखा हुआ रहेगा, एरियर लिखा हुआ रहेगा, ओइंग लिखा हुआ रहेगा, अनपेड लिखा हुआ रहेगा, बट सबसे पॉपुलर नेम है आउटस्टैंडिंग। तो आउटस्टैंडिंग इज आल्सो नोन एज एरियर, ड्यूज, ओइंग, अनपेड, हैज हैव नॉट बीन पेड, ये इसका कई नाम है। तो रेंट अनपेड है मींस बिजनेस को वो रेंट पे करना था लेकिन बिजनेस ने उस अकाउंटिंग ईयर में उस रेंट को पेमेंट नहीं किया, तो जो पेमेंट नहीं किया तो वो अपनी लायबिलिटी क्रिएट कर रहा है। तो एक तो ये लायबिलिटी साइड में चला जाएगा, और दूसरा जितना आप एक्सपेंसेस, मान लो 10 महीना का आप कर दिए हो, 12 मंथ का आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहे हो, तो 2 महीना का ड्यू रहा ना, तो 2 महीना जब तक उस 10 महीने में ऐड नहीं करेंगे तो 12 महीने का नहीं हो पाएगा, ठीक है। और अगर 12 मंथ का नहीं लिखा है तो इसका मतलब उस बिजनेस का नेट रिजल्ट फाइंड आउट नहीं हुआ। तो नेट रिजल्ट को फाइंड आउट करने के लिए ही तो इतना काम कर रहे हैं हम लोग। एडजस्टमेंट क्यों करते हैं, क्योंकि इसलिए कि बिजनेस क्या शो करना चाहता है, नेट रिजल्ट एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, वो अकाउंटिंग ईयर के अंत में नेट रिजल्ट को फाइंड आउट करना चाहता है। तो इसीलिए इस चीज को हमको समझना पड़ेगा कि नेट रिजल्ट तभी आएगा जब हम उसको 12 मंथ का रेंट दिखाएंगे। तो रेंट अनपेड का मतलब हुआ 400, तो ये तो आउटस्टैंडिंग रेंट हो गया, तो इट इज डेबिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी अगर पहले से रेंट है तो उसमें ऐड कर देना है। यहां देख सकते हैं आप, पहले से रेंट था 5200, उसमें 400 हम ऐड कर दिए तो 5600 यहां आउटर कॉलम में हो गया, और यही 400 जो यहां पर ऐड किए उसको हम बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड शो करेंगे। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये देखिए इंश्योरेंस प्रीपेड दिया हुआ है, तो इंश्योरेंस प्रीपेड दिया हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि 120 प्रीपेड, प्रीपेड इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिफरेंट वर्ड, प्रीपेड मतलब जो पहले पे कर दिया, तो हमको तो उस अकाउंटिंग ईयर से रिलेटेड था नहीं। जैसे अभी हम लोग आउटस्टैंडिंग को समझे कि भैया इसको देना था 12 मंथ का लेकिन दिया 10 मंथ का, 2 महीना का नहीं दिया, तो अब तो देना है 10 मंथ का लेकिन दे दिया 12 मंथ का, देना है 12 मंथ का दे दिया 15 मंथ का, तो वो अमाउंट जो बिजनेस ने एक्स्ट्रा पेड कर दिया उसी को हम लोग प्रीपेड कहते हैं, एडवांस पे कर दिया, ठीक है। तो बिजनेस का जो नेट रिजल्ट आएगा वो तभी आएगा जब उस एडवांस को हम डिडक्ट करेंगे, क्योंकि मुझे तो 12 मंथ से रिलेटेड चाहिए डेटा, तो 12 मंथ से अगर मान लो 15 मंथ का कर दिया तो 3 मंथ का डिडक्ट कर देंगे, इस तरह से आपका 12 मंथ का आ जाएगा। तो इसका जो भी प्रीपेड आपका इंश्योरेंस है तो इंश्योरेंस में से क्या करेंगे डिडक्ट करेंगे, और इतना ही अमाउंट हम लोग बैलेंस शीट के एसेट साइड में शो करेंगे।
इस तरह से आप जब बनाओगे तो आपका फिनेंशियल स्टेटमेंट यानी ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी ट्रेडिंग अकाउंट में आप कैलकुलेट किए तो जीपी आएगा, तो इसका डेबिट तो इसका क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। और ये इस तरह से जीपी को लेकर के हम लोग क्या बनाएंगे, नेट प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे और फिर नेट प्रॉफिट जो आएगा उसको कैपिटल में ऐड कर देंगे। इस तरह से बैलेंस शीट का लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड मींस capital side, capital and liability side and assets and property side, both side are equal। जो हम लोग पढ़े थे बैलेंस शीट इक्वेशन याद रखना, ठीक है। बैलेंस शीट इक्वेशन क्या था कि एसेट्स इक्वल टू जो अकाउंटिंग इक्वेशन है, तो अकाउंटिंग इक्वेशन इज आल्सो नोन एज बैलेंस शीट इक्वेशन। एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, तो भैया जितना एसेट्स आएगा उतना ही कैपिटल और लायबिलिटी आएगा, और कैपिटल और लायबिलिटी ये दोनों साइड बोथ साइड ये होता है बैलेंस शीट में आरएचएस यानी राइट हैंड साइड, और ये होता है आपका लेफ्ट में इसका अपोजिट, जो यहाँ लेफ्ट है वो वहां राइट, जो यहाँ राइट है वो वहां लेफ्ट। तो इसको हम लोग आरएचएस इक्वल टू एलएचएस, इस तरह से बैलेंस शीट आपका क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। और जब इक्वल हो जाएगा तो हम समझेंगे मेरा बना हुआ सही है। तो इस तरह से हम लोग एडजस्टमेंट के टॉपिक को समझ सकते हैं। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करेंगे आप लोग इस क्वेश्चन को बढ़िया से समझेंगे और बढ़िया से इसको क्या करेंगे, बनाएंगे। लेकिन याद रखना अकाउंटेंसी है, अकाउंटेंसी में बच्चे हम लोग प्रैक्टिस को ही फोकस करते हैं। जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे, सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे बच्चे, आपको अकाउंटेंसी कभी भी समझ में नहीं आएगा। इसीलिए एक काइंडली रिक्वेस्ट है ईच एंड एवरी स्टूडेंट से कि जब भी आप अकाउंटेंसी पढ़ो तो उसको डे टू डे प्रैक्टिस करने की कोशिश करो। प्रैक्टिस करोगे तभी आप आगे बढ़ोगे। चलो, थैंक यू ऑल ऑफ यू।